नमस्कार, इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात होगी आदिवासी और सियासत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर आदिवासियों को लेकर सियासत कर रही है, बल्कि आदिवासियों के नाम पर आगे बढ़ रही है। हमने देखा कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सर्व आदिवासी संगठन के लोग शामिल हुए और कांतिलाल भूरिया और तमाम ऐसे नेता थे। कमलनाथ जी ने कई तरह की बातें कही, लेकिन दरअसल हम समझ ले जरा कि मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसमें 47 के लगभग ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी क्षेत्र को प्रभावित करती है। और कांग्रेस का यही मानना है कि जैस के आने के बाद, तो हमने ये भी देखा कि जैस के जो नेता थे वही कांग्रेस में शामिल हो गए बाद में और विधायक भी बन गए। लेकिन अब 2023 की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस और मुद्दा यही है कि कैसे आदिवासी समाज के युवाओं को जोड़ें और उसके जरिए जो आदिवासी सीट है, एसटी की जो सीट है, उस पर हम बिजी पाए। क्योंकि यदि आदिवासी सीटों को संभाल लिया तो जितनी सीटों से पीछे रह गई थी कांग्रेस 2023 में वो साथ दे देगी। लेकिन कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं, कमलनाथ लगातार कह रहे हैं। और अब तो 8 तारीख से एक बड़ी मुहिम भी चलाने वाली है कांग्रेस। तो आज यही इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन जरा सुन लेते हैं कि कमलनाथ का क्या कहना। सुनिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। आदिवासी समाज हमारे संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आदिवासी समाज ही है जो हमारे संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। 75 साल पहले अपने देश को आजादी मिली। कैसा देश था? कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म, इतनी जातियां? हमारे आदिवासी समाज में भी कितनी जातियां होंगी, इतनी विभिन्नता, इतनी भाषाएं, इतने रस्म, ये हमारी देश की विभिन्नता है। आज आप सब जानते हैं कांग्रेस ने क्या कदम उठाए। इंदिरा गांधी जी की क्या सोच थी, क्या सोच थी इंदिरा गांधी जी की। आज आदिवासी कैसे सुरक्षित रहेगा, ये इंदिरा गांधी जी की सोच थी। इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। आज हमारा आदिवासी नौजवान जिसने पढ़ लिख लिया, वो कोई ठेका और कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है या अपने हाथों को काम चाहता है। यही आज का आदिवासी नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। हमारे आदिवासी नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में हमारी आदिवासियों की है, आदिवासी नौजवानों की है। और अगर आदिवासी नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहा तो क्या मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा? आदिवासी समाज हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा समाज है। आदिवासी समाज के नौजवान जो हैं हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी चुनौती है कि आदिवासी समाज के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज जो बेरोजगारी है, आज जो महंगाई है, आज जो किसान पीड़ित है, ये तस्वीर पूरे प्रदेश की है। आज की वर्तमान सरकार को इसकी चिंता नहीं है। केवल मीडिया की राजनीति, शोबाजी, घोषणाएं, आश्वासन, इससे हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं रहता। तो चलिए, आज भी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा आदिवासियों के लिए काम किया। सरकार आपकी रही, कांग्रेस की रही और हमेशा आदिवासी की बात भी करती रही। लेकिन इंदिरा जी 84 के बाद से नहीं, पर चीजें वहीं के वहीं और आज भी बात इंदिरा जी की ही होती है। तो फिर आपने क्या किया या बीजेपी क्या कर रही, यही तो आज हमारा मुद्दा रहेगा। लेकिन जब कमलनाथ ने ऐसा कहा तो मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है, ये और सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। उमेश शर्मा जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, फिरोज सिद्दीकी है प्रवक्ता कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का से मैं बात करूंगा। सुन लीजिए नरोत्तम मिश्रा जी को क्या कह रहे हैं। जब सरकार में रहते हैं तब तो कुछ आदिवासियों के लिए करते नहीं, जनजाति के लिए करते नहीं हैं। जब विपक्ष में आ जाते हैं तब फिर सम्मेलन करते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। अल्पसंख्यकों की बात विपक्ष में आके उठाती है और सरकार में आती है तो 15 महीने में एक काम नहीं करती।
किसान का कर्जा माफ नहीं करती, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, पर विपक्ष में आते ही इन सब की बात करने लगती है। विपक्ष में आते ही पेट्रोल की बात करती है और घोषणा पत्र में पेट्रोल के दाम करने की कहती है, और सरकार में आते ही सबसे पहले पेट्रोल पे दाम बढ़ाती है। ये कांग्रेस का दो मुहा चरित्र है। चलिए, तो ये पलटवार था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। गृह एवं जाल मंत्री कह रहे थे कि जो कहती है वो करती नहीं है, कहने से काम नहीं चलता, करने से चलता, और हमारी सरकार ने वो सब किया है। उमेश शर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी जी और गौरव चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश शर्मा जी, ये जो दिखाई दे रहा है, करीब 47 सीटें ऐसी है जो आदिवासियों की है और निर्णायक भूमिका हमेशा निभाती है। 2014 में 32 सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन बाद में जब 2018 का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि 22 सीट ही आपके पास रह गई। अब कांग्रेस की नजर यही है कि 2018 में जिस तरह से साथ दिया, कांग्रेस चाहती कि 47 सीटों पर हमारा कब्जा हो जाए, और जो तैयारियां दिखाई दे रही, 6 तारीख से आदिवासी अधिकार यात्रा भी निकालने वाली है कांग्रेस। तो क्या यह माना जाए कि ये जाति की सियासत है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों में मूलभूत अंतर यही है मनोज जी कि हमारे लिए वनवासी बंधुओं से जुड़े हुए विषय या आदिवासी बंधुओं से जुड़े हुए विषय कभी राजनीतिक हेतु के रहे नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी बंधुओं के कल्याण की कामना को लेकर आज काम कर रही है। हम अपनी स्थापना के समय से आज तक अहरनिश वनवासी बंधुओं के बीच में काम करते रहे हैं। और ये शगुफा जो कांग्रेस पार्टी छोड़ती रही है, अभी विश्व आदिवासी दिवस का जो नौटंकी और पाखंड कांग्रेस पार्टी ने करा था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित करा है कि वो मूल निवासी दिवस है, और कांग्रेस ने, जयेश ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करके सारा करा है। हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन जनजाति गौरव दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। और बहुत गंभीर बात यह है मनोज जी कि जब जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों की, अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों की, ओबीसी के भाइयों बहनों की, दलित की, पिछड़ों की, वंचित की, शोषित की, उपेक्षित की याद और स्मृतियां सताने लगती हैं। और कांग्रेस पार्टी तात्कालिक रूप से, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक डिस्काउंट की दुकान खोलकर ये सब काम पे लग जाती है। हमारे लिए ये सब चीजें राजनीतिक फोकस का विषय नहीं है। वनवासियों का कल्याण हो, आदिवासियों का कल्याण हो, निरंतर भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए काम करती रही है। अब ये तो इनसे पूछना चाहिए कि 10 सालों तक दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं करी और आज 1 लाख की बात करते हैं। पद खाली रहते हैं तो कांग्रेस सरकार के कारण रहते हैं। अब आज नेता प्रतिपक्ष ने जो बैठ लागू किया कि 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूचित पर आप लोगों ने कितना काम किया था जब आपकी सरकार थी? केवल आंसू बहाना, भ्रम फैलाने का काम करना। हमने तो वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से गांव-गांव में आश्रम खोले, छात्रावास खोले हैं, भाजपा की सरकार ने खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो फैसला किया है कि ट्राइबल के बच्चे अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे तो चाहे फीस 8 लाख हो, 10 लाख हो, 25 लाख हो, सरकार उनकी फीस भरेगी। उन बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय करा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय करा है कि जो वनवासी बंधुओं से जुड़ी हुई वनो उपज है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना किसने आरंभ करा है? भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लाखों लोगों को पट्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो ट्राइबलों के भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। पर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार जयेश के साथ मिलकर हिंदू समाज से, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये केवल राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति के वोटों के लिए हिंदू समाज से आदिवासियों को कैसे अलग करा जाए, एक एजेंडा पर बहुत वर्षों से वामपंथी काम कर रहे हैं, चर्च प्रेरित मिशनरियां काम कर रही हैं। उसी एजेंडा को जयेश ने आगे बढ़ाया है और कांग्रेस पार्टी ये जयेश के साथ और मिशनरियों के साथ शामिल होकर, कांग्रेस पार्टी का तो उजागर एजेंडा है। तो ये सारे लोग मिलकर आदिवासी समाज जो है उसको हिंदू समाज से विलग करने के षड्यंत्रों में लगे रहते हैं। और गेन केन प्रकरण एक वनवासी बंधु जो है, आदिवासी बंधु जो है, ये कैसे हिंदू समाज से अलग हो जाए, ये रात दिन कांग्रेस पार्टी और जयेश और ये सारे लोग इस हथकंडों में लगे हैं। जी फिरोज सिद्दीकी जी, क्या ये एक षड्यंत्र है जैसा उमेश जी कह रहे हैं? और क्या ये माना जाए, अभी कह रहे थे कमलनाथ जी कि इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा किया, तो इंदिरा जी की बात तो अब पुरानी हो गई, उसके बाद तो फिर आपकी सरकारें रही, मनमोहन जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो लगातार, पीवी नरसिम्हा राव साहब रहे। लेकिन सवाल यही है कि स्थिति जस की तस है, आज फिर आप इंदिरा जी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नया क्या? देखिए, बदला तो है आदिवासी समाज। जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था, जब ही कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया था कि आदिवासी विधायक रहेगा,
आदिवासी एसटी कलेक्टर रहेगा, सांसद रहेगा और देश में मंत्री रहेगा। तो है आज तो हमने रिजर्वेशन दिया उनको, पहली चीज तो आरक्षण दी। उधर संघ कहता है कि जो आरक्षण है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ठीक है, 10-10 साल का जो हमने दिया था वो अब बढ़ाना नहीं चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और ये वन अधिकार पट्टे किसने दिए, जो ये भाई कह रहे हैं कि हमने पट्टे देने का काम किया था? वन अधिकार पट्टे कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने दिए थे, आदिवासियों को कानून बना के दिए थे। और ये भी दिया वन अधिकार पट्टों में कि आप उस पर सब्सिडी ले सकते हैं जो खेती के हैं। और आदिवासी जो है वो मूल निवासी है, आदिवासी जल जंगल और जमीन पर आदिवासी का अधिकार है, उस एक्ट में लिखा हुआ है। ये काम तो कांग्रेस ने किया है। हमने जब विश्व आदिवासी दिवस पे छुट्टी की थी, कमलनाथ जी ने एटीएम कार्ड की घोषणा की थी, जितने भी आदिवासियों के लिए काम किए थे, क्योंकि ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा सुदूर जंगल में रहता है। ये वो तबका है जिस तक स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं, क्योंकि ये दुर्गम इलाकों में रहता है। ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा रह गया। ठीक है, इसलिए अगर कांग्रेस इस बात को आगे बढ़ा रही है तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। 70 साल में बहुत बदलाव आया है आदिवासी समाज में, कई अच्छे लीडर पैदा हुए आदिवासी समाज में, बहुत बड़े बड़े अधिकारी। ये आप भी कह रहे हैं कि आदिवासी तबका पीछे छूट गया, और ये पीछे क्यों छूट रहा है? सरकारें तो आपकी भी रही है। कहाँ पीछे छूट, उनके कल्याण जी हो रहा है। इनसे पूछो कि महुआ जो था आदिवासी बेचा करता था, इन्होंने महुओं की दुकानें बंद करा दी सब आबकारी एक्ट में, ताकि कंपनी की शराब बिक जाए, महुआ नहीं बिकना चाहिए। पूछिए इनसे ट्राइबल सब प्लान क्यों बंद हो गया। इनके आरएसएस के लोग जो थे हॉस्टलों में चड्डी बनियान धुलवाया करते थे, किसने बंद कराया ये काम? ये एक भी काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं दिखा सकती। आदिवासी एससी एसटी को स्कॉलरशिप कांग्रेस की सरकारों ने केंद्र परिवर्तित योजना है वो, शिवराज सिंह क्यों अपना उसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? आज बताइए, ट्राइबल सब प्लान है क्या? जो वनवासी परिषद की बात कर रहे हैं, ये केंद्र से ट्राइबल सब प्लान का पैसा आ रहा है क्या? जो 33% हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकारों ने दलित और आदिवासियों के लिए बजट में प्रावधान किया था कि ये 33% उनके नाम पर खर्च किया जाएगा। योजनाओं में भी उनको आरक्षण था कि ये 33% उन्हीं के लिए है मात्र। तो आज है क्या वो? आज कमलनाथ जी जो कर रहे हैं, कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि हम समाजवादी समाज की लोकतंत्र के माध्यम से स्थापना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। ये लोग जब तक मुख्य धारा में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी नहीं आएंगे तब तक ये चलिए अभी मुख्य धारा। गौरव चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, हमेशा बात होती है कि अगड़े जो पिछड़े हैं उनको आगे लाया जाए, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान रखा जाए, लेकिन आगे नहीं आ पाते। बात वही है, 2014 में 32 सीट पर थी भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले कांग्रेस का कब्जा रहा करता था। बीजेपी ने 2014 में इस वर्ग को अपने साथ जोड़ा, लेकिन 18 में आकर 22 पर सिमट गई। अब फिर कांग्रेस को ऐसा लगता है, तो क्या ये पूरी वोट की राजनीति है या कुछ ऐसा भी दिखाई देता है कि उत्थान हो जाएगा आदिवासियों? देखिए मनोज जी, राजनीति में जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ काम नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी राजनीतिक दल की जो सुचिता है वो बहुत क्लियर तौर पर सामने नहीं आ पाएगी। अगर अब मन साफ रखना है, दिल साफ रखना है, तो सबके साथ सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर के चलना होगा। लेकिन राजनीतिक गणित पर जब हम जमीन पर देखते हैं तो उस गणित को बुनाने के लिए इस तरीके की जातिवादी राजनीति को बांटने का काम शुरू हो जाता है। आप अभी देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ओबीसी को लेकर के लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यशैली को देखें तो उन्होंने पिछले दिनों पिछड़े वर्ग के जितने भी मंत्री थे उनके साथ में बैठकर एक कैबिनेट बैठक की, जो बैठक सामूहिक तौर पर होना चाहिए थी, उसमें भी उन्होंने विभेद करते हुए ओबीसी को अलग बिठा लिया और ओबीसी की बैठकों में जो तय हुए दिशा निर्देश तय हुए उसको लेकर के काम कर रहे हैं। एक ओबीसी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिस्थिति में ओबीसी को टारगेट कर रही है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरफ
देख रही है और दोनों अपने अपने नजरिए से राजनीतिक काम ही कर रहे हैं। इसे हम किसी की पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ता हुआ नहीं कह सकते हैं। ठीक बात है। उमेश शर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे थे, जवाब दीजिएगा। फिरोज जी की बातों को अनावश्यक मानता हूं, इसलिए उनका जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। मुझे लग रहा है कि मेरे पास अपनी सरकार की सकारात्मकता और आदिवासियों के हितों में शिवराज जी द्वारा किए गए कामों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि इनके गढ़े हुए नैरेटिव और इनका ग्रास बनने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो संविधान भारत का बना हुआ था, उस संविधान को अगर ये कांग्रेस पार्टी का संविधान मान के ये दावा करते हैं कि हमने आरक्षण दिया और हमने ये करा और हमने सुनिश्चित करा कि ट्राइबल कलेक्टर बनेंगे और ट्राइबल के बच्चे एसपी बनेंगे, तो ये कोई गांधी परिवार की देन नहीं था। वो भारत का संविधान था। भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान समिति बनी थी। उस संविधान समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। तो उस बात को भी अगर ये सोच ले कि ये कांग्रेस पार्टी ने करा है, तो इस तरह के बेफुजूल और बेबुनियादी बातों का उत्तर देना कोई आवश्यक नहीं होता है मनोज जी। और मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो जो हमारी सरकार है, यहां तक चिंता कर रही है कि साहूकारों के ऋण चक्र में 70 साल हो गए कांग्रेस पार्टी को, आज तक झाबुआ और बस्तर अंचल के आदिवासियों के हाथ से तीर कमान छीनकर हल नहीं पकड़ा पाए थे। ये पिछले 20-22 सालों के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है, आदिवासी वित्त विकास निगम के माध्यम से हो, आदिवासी भाइयों के लिए रोजगार की योजनाएं और अवसर तलाशे गए हो, आदिवासी भाइयों को, मतलब मैंने पहले दोहरा दिया, इसलिए दोहराऊंगा नहीं, कि उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की कॉलेज की फीस तक देने का सरकार ने सुनिश्चय कराया। आदिवासी एक समय साहूकारों के कुचक्र में फंसा होता था, उस कुचक्र से मुक्ति दिलाने के लिए हमने ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 पारित कराया और यह सुनिश्चित करा कि 15,000 2020 तक जिन भी आदिवासी बंधुओं ने साहूकारों से प्राइवेट कर्ज लिया है, वो सारे कर्ज को भरना नहीं पड़ेगा, उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। हमारा मुख्य ध्येय ये है मनोज जी, न केवल आदिवासी बंधु, क्योंकि आज डिबेट आदिवासी बंधुओं पर केंद्रित है, इसलिए वो शब्द को बार बार बोलना पड़ रहा है। हमारी तो बहुत स्पष्ट मान्यता है कि समाज में प्रत्येक ऐसा वर्ग जो वंचित है, जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, उस गैर बराबरी के जीवन जीने वाले वंचित वर्गों को बराबरी पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक अधिष्ठान में शामिल है। ये केवल सरकार का एजेंडा नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, ये हमारी स्थापना काल के समय से हमारे गर्भनाल से जुड़े हुए विषय है कि समाज के अंदर गैर बराबरी समाप्त होना चाहिए। और ये जो रटे रटाए आरोप हम पर लगाए जाते हैं कि संघ ने आरक्षण, मैं पूछना चाहता हूं मनोज जी, प्रमाण पूर्वक बता दें कि किस स्थान पर संघ ने ये कहा कि आरक्षण जारी नहीं रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आरक्षण जारी नहीं रहेगा। अरे आपके मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी ने तो आंधे मुंह हाई कोर्ट में पलटी खिलवा दी थी ओबीसी के बिल को। एक का 200 रुपए की फीस का वकील बाबू खड़ा नहीं कर पाए थे। अभी गौरव जी बता रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाकर केवल इस बात के लिए सारे लोगों से भेंट करी, सॉलिसिटर से भेंट करी है, हमारे पुरेंद्र कौरव जी को साथ में लेकर जितने बड़े विधि विशेषज्ञ अभिभाषक होते हैं उन सबको तैयार कराए कि न्यायालय के अंदर इस पिछड़ा वर्ग का जो कानून है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए आरक्षण का। और अभी उन्होंने मध्य मार्ग निकाला है, हमने विधि का अभिमत मांगा, पुरेंद्र कौरव जी ने विधि का अभिमत दिया है कि जो 6 याचिकाएं लंबित है उन याचिकाओं को छोड़कर शेष के बारे में ओबीसी का आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो समाज में ऐसे सभी वर्गों के लिए जो गैर बराबरी का जीवन जी रहे, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, इसमें रंच मात्र का भी संदेह नहीं है। अब मूल निवासी और आदिवासी वाला, एक भारत में प्रत्येक व्यक्ति मूल निवासी है। एक इतिहास गढ़ा गया था कि आर्य बाहर से आए थे, एक इतिहास गढ़ा गया कि आर्य लुटेरे थे। ये जो है भारत में हर एक व्यक्ति मूल निवासी है, केवल सोनिया गांधी जी है जो मूल निवासी नहीं है। ये कांग्रेस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और दूसरा बंदा अगर कोई था जो मूल निवासी नहीं था तो वो कांग्रेस को संस्थापना देने वालों में से एक था, वो एओ ह्यूम। ये 2 लोग मूल निवासी नहीं है, बाकी पूरा भारत मूल निवासियों का है। तो ये 5000 वर्ष से जो इतिहास को गलत लिखा गया और पढ़ाया गया, हम आज इस कालखंड में आकर भी उसी इतिहास को आगे बढ़ाएंगे तो ये तो स्वीकार नहीं होगा। जी, आदिवासी भी मूल निवासी हो। फिरोज सिद्दीकी जी, बात ओबीसी की भी है, बात आदिवासी की, लेकिन हमारा मुद्दा आज आदिवासी है। सवाल यही है कि ओबीसी का जो मसला था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेजी से अब काम किया और वो दिखाई भी दे रहा, और ये आप लोग भी समझ रहे हैं। क्या यही वजह है कि यदि एक वर्ग उधर जाता है तो दूसरे वर्ग को आप साथ लें? नहीं, ऐसा नहीं है।
ओबीसी, देखिए कांग्रेस हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए काम करती आई, जो समाज है, दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग हैं, उनके लिए काम करती आई। जो इस संविधान की ये दुहाई दे रहे हैं, बताइए आज आप कम से कम कितना घुटने पे कितना आ गए। ऐसा मसला है कि आज भी हम दबे कुचले और ये सब हमें सुनना पड़ता है या कहना पड़ता है। जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सही बात है कि जो समाज पीछे रह गए वो रह गए। इसको आपको है ना सच्चाई से, जब तक आप सच्चाई को नहीं स्वीकारेंगे आप उस रास्ते पर काम नहीं करेंगे। चलो ये शुक्र है कि आज संविधान की दुहाई जो है भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ रही है और मानना पड़ रहा है कि देश का जो संविधान था वो बहुत अटूट है। आदिवासियों का जहाँ तक सवाल है, कौन सा काम इन्होंने आदिवासियों के लिए किया? एक योजना बताएं जो इन्होंने लागू की। उन्होंने बहुत सारे गिनाए, आप गिना दीजिए, आप बता दीजिए। हम तो सभी बता रहे हैं, जितनी भी योजना है, ये अभी फीस की बता रहे थे, वो भी केंद्र सरकार की है। कमलनाथ जी एटीएम सुविधा जो थी उनको आदिवासियों को दे गए थे। आप इसकी बात कर लीजिए, हॉस्टल्स की बात कर लीजिए, जितने भी हॉस्टल्स थे सब आदिवासी विभाग हम लोगों ने बनाए। आदिवासी वित्त विकास निगम कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने बनाया आदिवासी वित्त विकास निगम। पूछिए तो जरा, जो ये कह रहे हैं उस माध्यम से हम लोगों ने बनाकर काम किया। जितनी भी बातें हैं, आज आपने गलत फंसा दिया उमेश शर्मा जी को। नहीं, और अब वो गलत फंसे या नहीं ये तो आप दोनों सोच लीजिए, लेकिन कौन कितना फंस रहा है वो दिखाई दे रहा है। पर सवाल ये भी है कि यदि आपने निगम बना दिए, आपने बहुत सारे अलग अलग विभाग बना दिए, क्या आदिवासियों को फ्री कॉलेज नहीं दिया? क्या आदिवासियों के बच्चों के लिए जो वो कह रहे हैं वो नहीं किया बीजेपी ने? उसका जवाब भी आप दे दीजिए। नहीं, देखिए, जो केंद्र सरकार की परिवर्तित योजनाएं थी और जो विभाग थे, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता था, उसको कहाँ खर्चा करते आप? प्रावधान ही कांग्रेस की सरकारों ने कर रखा है कि 33% तो आपको आदिवासियों के लिए निकाल के रखना पड़ेगा, आदिवासी और दलितों के लिए। कहाँ ले जाते ये? इनमें हिम्मत थी कि उस कानून को बदल दें। फिर क्या हो गया था 2014 में जब 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई 47 में से? आपने जब इतना किया था तो कहाँ छिटक गया? फिर कहाँ गड़बड़ हो गई थी कांग्रेस से? क्या आप उस गड़बड़ी को सुधार रहे? कई चीजें वहां तक पहुंचती नहीं है। जहां तक पिछड़ा वर्ग का सवाल है तो इनको बताइए, 2002 से 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था तो इनकी सरकार तो एक्स पार्टी केस हुआ वो। फिर कमलनाथ जी को वापस कानून बनाना पड़ा, और कानून बनाने के बाद भी क्या कह रही थी भारतीय जनता पार्टी कि अरे वो तो इन्होंने कानून में ऐसी खामियां छोड़ी जिस वजह से वो स्टे लग गया, इनका वकील नहीं गया। और अब क्या हुआ? वही कानून जो है वो कानून बन गया। अब तो मांग ये है कि जो बिंदुओं को छूट गए हैं उसका एक अलग से संशोधित आदेश निकालें, और शिवराज सिंह जी बताएं कि कब निकालेंगे वो तो बात चलते चलते आदेश कर देते हैं। तो क्यों अब पिछड़ा वर्ग के लिए आदेश नहीं हो रहे? हो जाना चाहिए, आज ही निकलना चाहिए मंत्रालय से 1 बजे बाहर वो आदेश। उमेश शर्मा जी कहें शिवराज सिंह जी को कि निकालिए 1 बजे तक वो आदेश। पिछड़ा वर्ग ले ही लेता हूं मैं, इस पर बता देंगे वो अभी। उमेश जी बता दीजिए 30 सेकंड में। पट्टे छीने थे मनोज जी 3.5 लाख के दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने। जो आदिवासियों के हिमायती बन के खड़े हैं ना, ऑन द रिकॉर्ड है, विधानसभा के अंदर प्रश्न में जवाब दिया है। आदिवासी से जुड़े हुए दिग्विजय सिंह जी के मिनिस्टर ने 3.5 लाख पट्टे आदिवासियों के, और उनको बेदखल करा था। ये लोग आदिवासियों के हित की बात करते हैं। और ओबीसी के बिल के बारे में तो मैंने दोहरा दिया, बार बार दोहराना ठीक नहीं लगता। औंधे भी गुरबा के लौटे हैं ये, नमाज पढ़ने गए थे और रोजे गले पड़ गए थे इनके। हम उसको लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित है, और लागू करा जाएगा। केवल ढोल पीट देने से सब कुछ नहीं होता है, वास्तविकता और जमीन पर धरातल पर उतरना पड़ता है। आदिवासी वित्त विकास निगम बना देने से कुछ नहीं होता है। उस आदिवासी वित्त विकास निगम के अंदर वित्त का व्यवस्थापन करना पड़ता है, ताकि जो वर्ग जुड़ा हुआ है उसकी ठीक ठाक ढंग से उस तक उसका लाभ पहुंच पाए। हाथी खड़ा कर देने से कुछ नहीं होता, उस हाथी पर एक होदा भी बांधना पड़ता है जिसपे सवारी की जा सके। नंगे पीठ हाथी पर बैठने वाला फिसल कर गिरेगा और नाक मुंह तुड़वा लेगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है मनोज जी, और ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करती है। जी जी, चलिए चलते चलते गौरव जी, ये आप सबके अपने दावे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच है, ऐसा नहीं कह सकते कि आदिवासियों को लेकर काम नहीं हुआ होगा। या आदिवासी अंचल यदि हम पूर्व के वर्षों को याद करें तो क्या स्थितियां रहा करती थी, आज तो सड़क पानी बिजली सब वहां दिखाई देने लगा है। और आदिवासी युवा किस तरह से मुख्य धारा में जुड़ा वो भी नजर आता है। लेकिन ये बात जो सियासत जाति की तरफ आपने जैसा कहा, एक तरफ बैकवर्ड है, ओबीसी है, तो दूसरी तरफ अन्य जातियां हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। जैसे जैसे संगठन भी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो
हिंदू वोट बैंक को साधने को लेकर के सबसे बड़े तौर पर नजर आती है। और कांग्रेस सारे वर्गों को लेती है, लेकिन जो उसका एक मुस्लिम आबादी के प्रति या मुस्लिम वोटों के प्रति जो झुकाव है वो एक अलग झुकाव हो जाता है। जब इसके इतर हम पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर के बात करते हैं तो अन्य वर्गों को साधना भी सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो जाता है। और विभिन्न अवसरों पर, यानी पिछले कई सालों में हम देखें, विभिन्न अवसरों पर कभी ओबीसी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, कभी दलितों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, आज ओबीसी को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी आदिवासी को संतुष्ट करते हैं। तो ये समय अनुरूप निर्णय लिए जाते रहे हैं। अगर आप देखें, कांग्रेस की सरकारें जब लंबे समय तक मध्य प्रदेश में काबिज हुआ करती थी, उस समय एक मांग जबरदस्त तौर पर उठती थी, आदिवासी मुख्यमंत्री। हालांकि आज तक आदिवासी मुख्यमंत्री ना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और ना कांग्रेस ने बनाया, लेकिन इस वर्ग को की भावनाओं को उभारने के लिए इस तरीके के इशू भी काम करते हैं। इसी तरीके से आबादी को साधने का प्रयास है और दोनों राजनीतिक दल एक जैसी भावना के साथ काम कर रहे हैं, इनसे कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन सियासत जाति की चल रही है, कहीं बात ओबीसी की होती है तो कहीं आदिवासी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर है, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि कैसे हिंदू वोटर्स जो किसी भी वर्ग का हो लेकिन वो विभक्त ना हो, बटे नहीं। और क्या कांग्रेस जैसा बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस उस राह पर चल रही है, लेकिन 2014 से 2018 के बीच में बहुत कुछ बदला है। अब बारी 2023 की है और 23 पर दोनों पार्टियों की नजर है। कौन किसके साथ जाएगा, किसके साथ रहेगा, और क्या जो दावे किए जा रहे हैं सिर्फ दावे से काम बन जाएगा, क्योंकि अब पहले जैसा दौर नहीं है। अब आदिवासी अंचल के युवा वर्ग भी पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कौन क्या कह रहा है, और ऐसे कई संगठन भी बीच में आ गए हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी अलग सियासत कर रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि आदिवासी पर सियासत कब तक। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।